नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और सर्वप्रथम इस क्रांति के लिए जो उत्तरदायी कारण थे उनका अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम जो राजनीतिक कारण थे उनके बारे में बताया जा रहा है। और पिछली वीडियो में ऐसे ही कुछ राजनीतिक कारणों का जिक्र किया गया था जो कि इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। राजनीतिक कारणों में एक अन्य कारण जो इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी माना जाता है वह था राज्य के उच्च अधिकारियों में असंतोष। जिन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा हस्तगत किया गया था उनके न केवल शासक अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे, बल्कि जो उच्च अधिकारी थे वे भी अंग्रेज़ों के विरोधी हुए, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात इन राज्य के अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मूल रूप से भारत में अपनी यह नीति रखी कि विभिन्न उच्च पदों पर भारतीयों को न रखते हुए अंग्रेज़ों को रखा जाए। और इसीलिए जब भी किसी देशी प्रदेश को वे अपने साम्राज्य में मिलाते थे तो ऐसी स्थिति में वहाँ के उच्च अधिकारियों के पद उनसे छीन लिए जाते थे और इसीलिए स्वाभाविक था कि वे अंग्रेज़ों के विरोधी हुए। देशी नरेश के शासनकाल में ऐसे लोगों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाने के कारण उनके ये सभी विशेष अधिकार समाप्त हो जाते थे, जिसके कारण से उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से कमी आती थी और इसीलिए वे मूल रूप से जो ब्रिटिश शासन था उसका विरोध करने लगे। इन उच्च अधिकारियों के साथ साथ राज्य के अन्य जो सैनिक अधिकारी थे और सैनिक थे वे भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी हुए, क्योंकि किसी भी प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के पश्चात वहाँ की राजा की सेनाओं को भंग कर दिया जाता था और ऐसी स्थिति में ये सैनिक भी रोज़गार विहीन हो गए थे और इसीलिए मुख्यतः विभिन्न प्रांतों के सैनिकों ने इस विद्रोह में विशेष रूप से भाग लिया। इन सब के अतिरिक्त जो ज़मींदारों का वर्ग था उससे भी अंग्रेज़ उन्होंने उनकी ज़मीनें उनसे ले ली और उनसे भी कर वसूली का कार्य किया गया और इस प्रकार से जो अधिकार अंग्रेज़ों के आने से पहले इन ज़मींदारों को या विशेष वर्गों को प्राप्त थे, वे अधिकार जब कम होने लगे तो वे भी ब्रिटिश शासन के विरोधी हुए और धीरे धीरे उनके जो ये विरोध हैं ये विद्रोह के रूप में तब्दील होने लगे। और जब 1857 की क्रांति हुई तो ऐसे सभी लोगों का सहयोग क्रांतिकारियों को प्राप्त हुआ। देशी नरेशों के साथ साथ मुग़ल बादशाह भी अंग्रेज़ों से असंतुष्ट था, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के पूर्व पूरे भारत में मुग़लों का आधिपत्य था और भले ही मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो व्यवस्था कायम की गई थी उसके अंतर्गत विभिन्न कर आदि उन्हें नियमित रूप से प्राप्त हो रहे थे और वे पूरे भारत के शासक थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर कर दी और इसीलिए मुग़ल बादशाह और उसके अधिकतर अनुयायी भी अंग्रेज़ों के
विरोधी हुए और जब क्रांतिकारियों ने संगठित होकर के बहादुर शाह जफ़र से सहयोग मांगा, तब उसके पश्चात बहादुर शाह जफ़र भी क्रांतिकारियों के साथ हो गया। इस प्रकार से भारत के विभिन्न देशी नरेश और जो केंद्रीय सत्ता थी, वे सभी अंग्रेज़ों की नीति के कारण उनके विरोधी हो गए थे। इसके अलावा ब्रिटिश शासन से जो शिक्षित भारतीय थे, वे भी धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगे। शुरू में जब अंग्रेज़ भारत में स्थायी रूप से रहने लगे, तो उन्हें इस बात की आवश्यकता हुई कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो वेस्टर्न एजुकेशन से शिक्षित हो, ताकि भारत में उन्होंने जितना बड़ा जो साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उसमें विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए उन्हें यहीं से नेटिव लोग मिल सकें जो कि कम वेतन में कार्य करें, और इसके लिए उन्हें ब्रिटेन से ऐसे व्यक्तियों को नहीं बुलाना पड़े। और इसीलिए विभिन्न मिशनरी संस्थाओं ने और ब्रिटिश शासन ने ऐसे कई विद्यालय स्थापित किए जहां पाश्चात्य शिक्षा दी गई। इससे कई भारतीयों ने वेस्टर्न एजुकेशन को धारण किया और वहाँ से शिक्षित होकर के वे अत्यधिक महत्वाकांक्षी हुए, ताकि ब्रिटिश जो विभिन्न सेवाएं थी उनमें उन्हें उचित स्थान मिल सके। लेकिन अंग्रेज़ों ने यह नीति बना रखी थी कि विभिन्न उच्च पदों पर भारतीयों को रखने के बजाय यूरोपियन लोगों को रखा जाए, और इसीलिए उन्होंने सैनिक और असैनिक क्षेत्र में भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा। सैनिक क्षेत्र में किसी भी भारतीय को मिलने वाला सबसे बड़ा पद सूबेदार का था, और असैनिक सेवाओं में एक भारतीय को जो सबसे उच्च पद दिया जाता था वह सदर अमीन का था। इस प्रकार से सेना में और प्रशासन में जब शिक्षित भारतीयों को उनके शिक्षा के अनुरूप पद प्राप्त नहीं हुए, तो वे भी अंग्रेज़ों के विरोधी हुए। और यह विरोध इसीलिए भी अधिक था क्योंकि 1833 में जो चार्टर ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था, उसमें यह स्पष्ट आश्वासन था कि धर्म, वंश, जन्म या किसी भी अन्य आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के वक्त व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस चार्टर एक्ट के विपरीत भारतीयों से उन्हें नियुक्ति देते समय जो भेदभाव किया जा रहा था, उसके कारण शिक्षित वर्ग भी अंग्रेज़ों से संतुष्ट नहीं था। भारत में प्रशासनिक सेवाओं में सबसे उच्च पद भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए रखे गए थे, और यह परीक्षा एक तो ब्रिटेन में आयोजित होती थी, जिससे अधिकतर भारतीय यह परीक्षा देने से वंचित रह जाते थे, और इसके लिए जो आयु सीमा थी उसका निर्धारण भी इस प्रकार से किया गया था कि भारतीय हमेशा डिसएडवांटेज में रहे। और इस प्रकार से जो उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय थे, जब उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में स्थान लेने में दिक्कत आने लगी, तब वे अंग्रेज़ों के विरोधी हुए। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 1857 के आसपास भारत में केंद्रीय स्तर पर मुग़ल बादशाह, प्रांतीय स्तरों पर विभिन्न देशी शासक, इन प्रदेशों में विभिन्न उच्च सैनिक और असैनिक अधिकारी, और इसके अलावा पूरे भारत में जो शिक्षित वर्ग थे और जो अन्य सैनिक वर्ग थे, वे
धीरे धीरे अंग्रेज़ों के विरोधी होने लगे और यह दिखाई देने लगा कि अंग्रेज़ों के इतने लंबे भारत में एसोसिएशन के बावजूद जो भारतीय थे उन्हें केवल उपनिवेश के नागरिकों की तरह उनके साथ